ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी नामिने। हरे कृष्णा। आज राधानाथ महाराज का मेरे गुरु महाराज का तिथि के हिसाब से 74th अपीयरेंस डे है। तो नॉर्मली हम इस्कॉन कम्युनिटी के अंदर जब प्रेयर्स बोलते हैं तो अपनी गुरु की स्पेसिफिक प्रेयर्स पब्लिक में नहीं बोलते, बट आज का दिन स्पेशल है तो मैं अपने गुरु को याद करते हुए उनकी कृपा की याचना करता हूँ, शिला व्यासदेव की कृपा की याचना करता हूँ। और आज जो मैं बोलने का प्रयास करूँगा ये मेरी लाइफ का और मैं मानता हूँ कि सबकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डीलिंग विद हस्बैंड वाइफ कन्फ्लिक्ट्स। जब तक हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर थोड़ी शांति नहीं होती, हमारी भक्ति ढंग से हो नहीं सकती, क्योंकि हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे हरे नाम पे या किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में, ध्यान कहीं और रहेगा। तो सबसे पहले, जैसे लास्ट टाइम आनंद वृंदावन टूर ने एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया था, जो हाउस होल्डर्स की लाइफ में प्रॉब्लम होती है लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। तो उसमें पहला था डिसलॉयल्टी टुवर्ड्स हस्बैंड एंड वाइफ, द पार्टनर। पार्टनर को डाउट है मेरा पार्टनर लॉयल है कि नहीं है, तो हम वहाँ वहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास। लेकिन वहां पहुंचने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि रूट क्या है सारे डिससेटिस्फेक्शन की। रूट है एंजॉइंग मेंटालिटी, और जो वुमेन होती हैं सोसाइटी में उनको ढंग से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा। जब भी कोई प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं और शास्त्रों से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम कई बार बढ़ जाती है जब शास्त्रों को मिस अप्लाई किया जाता है, गलत तरीके से कोट किया जाता है। सेवा की भाव से नहीं बल्कि एंजॉयमेंट के भाव से हम शास्त्रों का भी उपयोग कर लेते हैं अपनी बात साबित करने के लिए। थोड़ा इधर से उठाया, थोड़ा उधर से उठाया, पूरी तरह होलसम तरीके से नहीं उठाते। एक एक स्टेटमेंट इधर उधर से उठाकर हम गड़बड़ कर देते हैं और एप्लीकेशन गलत होती है। अभी फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड कई बार बोलते हैं वाइफ शुड बी लाइक देवहूति, सेवा करनी चाहिए वाइफ को। वो वाइफ का धर्म है, लेकिन हस्बैंड का धर्म ये नहीं है कि वाइफ को इस तरह बताए कि आपका धर्म है मेरी सेवा करना। उसको कम्युनिकेट करना है, लेकिन इस तरह कम्युनिकेट करना है कि बात समझ में आए। जब बात समझ में नहीं आने वाली फिर भी आप जबरदस्ती कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब आप मिसयूज कर रहे हैं उसको। कई बार बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ का गुरु है। मनुस्मृति 2.67 में आता है पति सेवा गुरु वासो। नॉर्मली लेडीज गुरुकुल में नहीं जाती थी, बॉयज जाते थे। तो गुरुकुल में लेडीज नहीं गई हैं तो लेडी के लिए गुरुकुल मतलब अपने पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है, गुरु का वास है। तो ऐसी बातें अगर इमेच्योरली बताई जाएंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। और उसमें हमारे व्यवहार में क्या दिखता है, व्यवहार में भी दिखना चाहिए ना वो, लेकिन वो भूल जाता है कि मैं गुरु का सर्वेंट हूं। जिस तरह गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिसाइपल का ध्यान रखना और डिसाइपल की एबिलिटी के हिसाब से उसको समझाना या सिखाना ताकि वो समझ पाए। ऐसा नहीं कि हमेशा डिसाइपल का मजाक उड़ाते रहना कि तू तो नालायक है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है। तो हस्बैंड भी अगर वैसा करेंगे तो वाइफ कभी फॉलो कर ही नहीं पाएंगी। हमारी जो नेचुरल पोजीशन है, जो हमारा धर्म है, वो क्या है? सेवा करना, एंजॉय करना नहीं। अगर पूरी फैमिली में हस्बैंड वाइफ में से कोई एक व्यक्ति भी अपने धर्म पर चल रहा है तो पूरी फैमिली बदल सकती है। दूसरा व्यक्ति अपना धर्म नहीं कर रहा ये सोचकर हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, पहले हमें अपने धर्म पर टिके रहना चाहिए। अगर मेरा ये धर्म है कि मैं अपने पार्टनर को कुछ बताऊं तो मैं बताऊंगा, अगर मेरा धर्म नहीं है तो मैं नहीं बताऊंगा। तो अपना धर्म नहीं छोड़ना है। राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बहुत फेमस स्टेटमेंट है, महाराज ने प्रभुपाद का रिपीट किया है। प्रभुपाद ने कृष्णा बुक के 89 चैप्टर में ये बोला है, जब भृगु मुनि कृष्णा को टेस्ट करते हैं
तो ब्रह्मा जी को टेस्ट करते हैं, शिव जी को टेस्ट करते हैं, और अल्टीमेटली कृष्णा को टेस्ट करने के लिए जाकर सीधे जाकर उनके चेस्ट पर लात मार देते हैं, ये टेस्ट करने के लिए कि इनकी टॉलरेंस कैसी है। तब वहां पर स्टेटमेंट आती है, वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कोई कितना महान है इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि जब लाइफ में कोई प्रोवोकेशन आती है तो वो उसको कैसे टॉलरेट करता है। और ये स्टेटमेंट महाराज ने क्लास के एंड में सारे डिवोटी से 3 बार जोर जोर से बुलवाया था, तो हमें याद हो गया। लेकिन जब ये लेक्चर मैंने दूसरी तीसरी बार सुना, तब मुझे समझ में आया कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई थी मुझसे, जो महाराज ने ऑलरेडी बता दी थी। और वो थी, प्रोवोकेशन की डेफिनेशन क्या है। महाराज बोलते हैं, अ प्रोवोकिंग सिचुएशन रियली इज दैट विच इंटरफेयर्स विद आवर डिजायर टू एंजॉय, either enjoy the facilities of this world through our senses, or to enjoy profit, adoration and distinction. नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सामने वाला मुझे प्रोवोक कर रहा है, गलत कर रहा है, मैं टॉलरेट करूंगा। लेकिन जब हमें प्रोवोकेशन की डेफिनेशन समझ में आती है तो समझ में आता है कि सामने वाला मेरे संग जो कर रहा है वो कर रहा है, मैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहा हूं क्योंकि मेरी एंजॉय करने की डिजायर जो है वो पूरी नहीं हो रही है। तो असली में प्रॉब्लम सामने वाला व्यक्ति नहीं है, असली में प्रॉब्लम मेरी एंजॉइंग मेंटालिटी है। असली प्रॉब्लम मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ नहीं है। जो भी मेरे संग डील कर रहे हैं मेरा हस्बैंड वाइफ, वो कृष्ण की अनुमति से, कृष्ण की परमिशन किससे इस तरह डील कर रहे हैं, कृष्ण ने सैंक्शन किया है। तो मुझे ये समझना चाहिए कि इस सिचुएशन में कृष्ण मुझसे क्या चाहते हैं। मैं इस सिचुएशन में जब मैं प्रोवोक हो रहा हूं, तब मैं कृष्ण की सेवा कैसे कर सकता हूं, कुछ तो चाहते हैं कृष्ण मुझसे, उस तरह सोचना चाहिए। जब हमारी एंजॉइंग मेंटेलिटी सेटिस्फाइड नहीं होती तब हमें गुस्सा आता है। लेकिन जब सिचुएशन डिफिकल्ट होती है और हम सेवा नहीं कर पाते, तब हमें गुस्सा नहीं आता, तब हमें अफसोस होता है। तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअली मेरे अंदर तो कोई सेवा का भाव है ही नहीं, सर्विस एटीट्यूड है ही नहीं, मैं तो सिर्फ एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर हम हम्बल हो जाते हैं। पीस फॉर्मूला क्या है, भगवत गीता 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता कौन है, कृष्ण। एंजॉयर कृष्ण। सर्वलोक महेश्वरम, कंट्रोलर कृष्ण। जब तक मैं अपने आप को एंजॉयर कंट्रोलर समझता रहूंगा तो मैं शांत नहीं रह सकता। तो जब हमें समझ में आता है कि मैं तो बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, एंजॉय करने के पीछे भाग रहा हूँ, और अपने आप को ऐसा बोलता हूँ कि देखो सामने वाला व्यक्ति मुझे प्रोवोक कर रहा है, तो जब बात समझ में आती है तब नम्रता आती है। विद्या विनय संपन्ने, भगवत गीता 5:18। जब विद्या आती है तो अपने आप विनय भी आ जाता है। विद्या किस बात की, कि मैं तो छोटा आदमी हूं, तो मैं छोटा हूं तो फिर नम्र तो रहना पड़ेगा मुझे, ये तो मेरा स्वरूप ही है, मैं छोटा हूं, भगवान तो मैं बन नहीं सकता। जब हम कोई भी कम्युनिटी में शांति बनाकर रखने के लिए 5 लोगों के प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। वुमेन, ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन, काउज एंड ब्राह्मणा। जो लेडीज हैं, जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उसके बाद बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद गाय, और फिर ब्राह्मण। इन पांचों में भी, और इन पांचों का रेफरेंस श्रीमद् भागवतम में दिया गया है कि इनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम 1.8.5 के अंदर प्रभुपाद परपोट में ये बोलते हैं। और इन पांचों में भी जब अर्जुन बोलते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो एक रीजन जो देते हैं वो है कि लेडीज विल रिमेन अनप्रोटेक्टेड, कि ये जो सोल्जर्स हैं ये तो मर जाएंगे, इनकी जो वाइफ्स हैं वो अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगी, तो उसकी वजह से पूरी सोसाइटी में गड़बड़ हो जाएगी, वर्ण संकर हो जाएगा, सब पॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं नहीं लड़ना चाहता। बाकी किसी और के प्रोटेक्शन के बारे में नहीं बोला। अगर प्रोटेक्ट करने वाले अगर मर गए तो वुमेन क्या, फिर तो ओल्ड लोग भी अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगे, चिल्ड्रन भी अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगी, गाय भी अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगी, ब्राह्मण भी अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगे। लेकिन अर्जुन सिर्फ लेडीज के बारे में बात करते हैं, तो दैट मीन्स लेडीज का प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। लेकिन जो चीज अर्जुन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे थे उसको मिस अप्लाई कर रहे थे। शास्त्र से ही बोल रहे थे अर्जुन, लेकिन मिस अप्लाई कर रहे थे। तो कृष्णा ने उनको समझाया कि अगर तुम लड़ोगे तो जो तुम चाहते हो, जिस चीज की तुम्हें टेंशन है, वो अपने आप होगी।
महाभारत का युद्ध क्यों हो रहा था? क्योंकि द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ था। तो अगर ऐसे राज्य में जहां पर राजा राजसभा में एक स्त्री का अपमान कर रहा है, तो क्या स्त्री प्रोटेक्टेड फील करेगी ऐसी किंगडम में? लेकिन जब उस राजा को सजा मिलेगी, हाँ काफी सोल्जर्स मिलेंगे, उनकी वाइफ मरेंगे, उनकी वाइफ्स विधवा होंगी, लेकिन एक ऐसा किंगडम आएगा, एक ऐसा राज्य स्थापित होगा जहां पर नारियों का सम्मान होगा। नारी का सम्मान न करने वाला वो डर जाएगा कि अरे इसने तो राजा को भी मार दिया, मैं तो एक छोटा सिटीजन हूं, तो मेरे संग क्या होगा अगर मैं नारियों का अपमान करूंगा तो। और अगर दुर्योधन राजा होता तो क्या बोलते लोग? अरे राजा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए जो चीज की टेंशन अर्जुन ले रहा था कि लेडीज का क्या होगा, वो कृष्ण ने कहा आप लड़ो, तो वो चीज अपने आप फुलफिल हो जाएगी। अभी लेडीज का ऑनर करना चाहिए, लेकिन क्यों और कैसे? इसमें मनु संहिता में 3.55 से लेकर 3.62 का मैं सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ूंगा। बोलते हैं, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूँ फिर उसके बाद हिंदी में बोलता हूँ। The girl must be respected, honored, and adorned with gifts of clothing, ornaments, etc., by her fathers, brothers, husband, and brothers in law, with undivided and genuine affection, free from political purposes. They know that by such behavior, they only gain the opportunity to receive great auspiciousness and benedictions in their lives. मेरी मम्मी से मैं हमेशा सुनता था, ये बहन बेटी आ रही है, कभी बहन आए या कभी आपकी बेटी आपके घर में आए या कोई भी लेडी, तो उनको बहुत सम्मान करना चाहिए, उनको गिफ्ट देने चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, उनको लक्ष्मी माना गया है। तो जो व्यक्ति उनका सम्मान कर रहे हैं उन्हीं की लाइफ में ऑस्पिशियसनेस आती है। जिस फैमिली में या कम्युनिटी में नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता और वैष्णव, वैष्णव भी मेंशन किया गया है यहाँ पे, डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दे आर ग्रेटली सेटिस्फाइड, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिस कम्युनिटी के अंदर उनका अपमान होता है, वहां पर कोई भी आप ऑस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं वो यूजलेस हो जाती है, कोई फायदा नहीं होता उसका। कितना भी आप यज्ञ कर लें, कितना भी आप जप कर लें, कितना भी कुछ कर लें। In a family or community where women are not happy and are always lamenting with grief, in that place everything is destroyed very soon. जहां लेडीज खुश नहीं है, जिस कम्युनिटी में या फैमिली में, वहां सब कुछ बहुत जल्दी ही नाश हो जाएगा। और जिस कम्युनिटी में या फैमिली में वो बहुत प्रसन्न है, सेटिस्फाइड है, कहीं भी किसी भी तरह का उनको शौक नहीं है, ऐसी जगह पर मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरह की प्रोस्पेरिटी हर सिचुएशन में अपने आप हो जाती है। तो बाकी के ट्रांसलेशंस भी ऐसे हैं कि आप, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि लेडीज कभी दुखी ना हो। तो मैं ट्रांसलेशन आगे के नहीं पढ़ रहा अभी। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, नेचर ऑफ वुमेन एंड हाउ टू डील विद देम। सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। प्रभु जी ने वही बोला था कि हस्बैंड और वाइफ को ये समझते ही नहीं है कि एक दूसरे को चाहिए क्या, तो एक दूसरे की नीड्स पूरी नहीं कर पाते, और नीड्स पूरी नहीं कर पाते तो फिर वहां पे लॉयल्टी की प्रॉब्लम आ जाती है। वाइफ सोचती है मेरा हस्बैंड मेरी नीड्स पूरी नहीं कर रहा, तो मैं अपने ऑफिस में किसी कलीग के पास चली जाती हूँ। हस्बैंड को अपनी वाइफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा, प्यार लव केयर जो भी इसको चाहिए, अफेक्शन नहीं मिल रहा या रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, और ऑफिस में जाके कलीग बड़े प्यार से बात करती है, तो वो भी अपनी कलीग की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और दोनों के मन में चलता है मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स कर देता हूँ, इस लड़की से शादी कर लेता हूँ। लड़की के मन में चल रहा है मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती हूँ, इस व्यक्ति से शादी कर लेती हूँ। तो लाइफ में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वुमेन बाय नेचर काफी शाई होती हैं। उनके लिए कुछ भी एक्सप्रेस कर पाना शब्दों के थ्रू या लॉजिक के थ्रू बड़ा मुश्किल है। वो कई बार जो बोलना चाहती हैं वो बोल नहीं पाती, और कई बार जो बोलना चाहती हैं उसका उल्टा बोल देती हैं। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुरुषों की, मैन की, कि वो समझें कि वाइफ को चाहिए क्या। हस्बैंड की 4 क्वालिटीज है, जिसमें मैं चौथी क्वालिटी भूल रहा हूं। आत्मवान, मित्रवान, युक्तो, भावाज्ञो, ये 3 क्वालिटीज मुझे याद है। आत्मवान मतलब सेंस कंट्रोल्ड और सेल्फ कंट्रोल्ड। मित्रवान युक्तो, उनके कोई ऐसे मित्र होने चाहिए कि अगर
वाइफ हस्बैंड से सेटिस्फाइड नहीं है तो हस्बैंड की शिकायत कर सके जाके। ऐसा व्यक्ति कोई जो हस्बैंड को जिसमें फुल कॉन्फिडेंस हो, अभी खुद शिकायत करेंगी तो हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा, किसी तीसरे आदमी के पास जाके शिकायत करेंगी तो हस्बैंड बोलेगा तुम उसके पास कैसे चलेगी, मैं हूं ना, तो भी गुस्सा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हस्बैंड का भी कॉन्फिडेंट है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे जाकर आप शिकायत कर पाए, तो मित्रवान युक्त हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है भावाज्ञ, जो भावनाएं समझ सके कि मुझे चाहिए क्या। अभी मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं बोलती कुछ हूँ, निकल कुछ और जाता है मेरे मुंह से। अभी फिर वो बोलते हैं तुम ऐसा कह रही थी, तुम वैसा कह रही थी, तो झगड़ा बढ़ता चला जाता है। अब फिर वो बोलती है अरे मैं कहाँ फंस गई, मैं बोलना तो कुछ और चाह रही थी, निकल मेरे मुंह से कुछ और रहा है, इनको समझ में क्यों नहीं आता। डू माता जी एग्री विद मी? बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टची टॉपिक। आई डोंट वांट टू बी मिसअंडरस्टूड। आई विल नीड सम अप्रूवल। थैंक यू। तो ये हस्बैंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समझें कि वो कहना क्या चाह रहे हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है और इमोशंस क्या है। तो जो हम नॉर्मली लॉजिकल कोर्सेज में पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन बराबर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक दूसरे को बता के रखना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। तो अगर आपको इस तरह की काउंसलिंग दी जा रही है कि कम्युनिकेशन बराबर करें, क्लियर करें, तो वहां पे माता जी सोचती है हे भगवान, पहले तो मैं वैसे ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी और ऊपर से काउंसलर ने बोल दिया क्लियर बोलो। तो वो और क्लियर बोलने का प्रयास करती है और अनक्लियर हो जाता है, और हस्बैंड बोलता है देखो तुमने बोला था, जो तुमने बोला था मैं वही कर रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी बात नहीं सुन रही। तो और झगड़ा हो जाता है। तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस लेवल तक आउट ऑफ कंसर्न, अगर उसका जेन्युइन कंसर्न होगा, जेन्युइन लव एंड केयर एंड अफेक्शन होगा, तो उसको समझ, तभी उसको समझ में आ पाएगा कि मेरी वाइफ को क्या चाहिए। अगर अंदर से वो लव केयर, रिस्पेक्ट और कंसर्न नहीं है, तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि वाइफ को क्या चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है? वाइफ की केयर नहीं करनी है, मुझे अपने आप को साबित करना है, देखो मैंने केयर कर ली, अब शांत हो गई तुम। तो वाइफ को वो मूड कम्युनिकेट हो जाता है, तो फिर वो कुछ का कुछ बोलती है, फिर वो सब कुछ जस्टिफिकेशन मोड में चला जाता है। आपको जस्टिफाई कुछ नहीं करना, क्योंकि आप जस्टिफाई कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन वर्ड्स से नहीं होता, कम्युनिकेशन इमोशंस से होता है। तो ये हस्बैंड की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड को हेल्प करना चाहिए अपनी वाइफ को, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं भी कर पा रही तो उसको समझना चाहिए, उसकी उसकी हेल्प करनी चाहिए उसको एक्सप्रेस करने में। इसका एग्जाम्पल आता है कर्दम मुनि और देवहूति का, जहां पर कर्दम मुनि ने देवहूति को सेटिस्फाई किया। वो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन उनके मन में इच्छाएं थी, कुछ नहीं बोला, चुपचाप सेवा करती रही। और ये एक धर्म है वाइफ का, ये चुपचाप सेवा करें, और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके मन की बात समझे। तो उन्होंने उनको हेल्प किया, 1,000 मेड सर्वेंट्स अरेंज कर दी उनके बेदिंग के लिए, उनके डेकोरेशन के लिए, वो सब किया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हस्बैंड को करनी चाहिए, लॉजिक कभी नहीं लगाना चाहिए। दुनिया भर में आप लॉजिक लगाएं, आप क्लास दे रहे हैं वहां लॉजिक लगाएं। जब आप जैसी क्लास मैं दे रहा हूं वैसी क्लास भी दे रहे हैं, तो उसके अंदर भी थोड़ा लॉजिक लगाकर नेचर ऑफ वुमेन डिस्कस करें। लेकिन पर्सनली जब उनसे बात कर रहे हैं तो कभी लॉजिक ना लगाएं। यू आर डूम्ड टू फेलियर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता लॉजिक। जैसे छोटे बच्चों को नहीं समझ में आता ना, आप किस मूड में किस भावना से बात कर रहे हैं, वो भावना वो बहुत जल्दी समझ जाती है। और आपकी भावना अगर गलत है और आप ऊपर ऊपर लॉजिक का बात कर रहे हैं, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। उनको सिर्फ इमोशन समझ में आती हैं। इसीलिए कभी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ हार्श नहीं होना चाहिए। आप एकदम लॉजिकली करेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन हार्श तरीके से आपने बोल दिया, तो कम्युनिकेट क्या होगा? हार्शनेस। मेरे हस्बैंड ने ऐसे बात की, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, इसका मतलब मैं कंप्लीटली यूजलेस हूं, इसका मतलब मेरी लाइफ एकदम बर्बाद है, मैं कभी डिवोटी बन ही नहीं सकती, मैं अच्छी डिवोटी हुई नहीं। ये सब कम्युनिकेट हो गया, और जवाब क्या निकला मुंह से? छोड़ दो मुझे, मैं किसी काम की नहीं हूं, नहीं बन सकती मैं अच्छी डिवोटी। तुम ये कह रहे हो ना मैं अच्छी डिवोटी नहीं हूं, तुम ये कह रहे हो ना मैं इनसिंसियर हूं, हाँ मैं इनसिंसियर हूं, कुछ नहीं हो सकता मेरा, छोड़ दो तुम मुझे। और हस्बैंड अपना सर पीट लेता है, हे भगवान, मैं क्या बोल रहा था और ये क्या सुन रही है, सुनती भी नहीं है, नालायक, कुछ नहीं समझ में आता, बुद्धिहीन। और वाइफ बोलती है फिर से मुझे बुद्धिहीन बोला, फिर से मुझे डिसरेस्पेक्ट किया, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ, इतना घर संभाल रही हूँ, बच्चों का ध्यान रख रही हूँ, और ये मुझे क्या बोल रहे हैं, अनइंटेलिजेंट स्टूपिड वुमेन। अभी बोलने वाला बोल रहा है लॉजिक के लेवल पे, सुनने वाला सुन रहा है इमोशंस के लेवल पे। हस्बैंड की इमोशंस डिस्टर्ब्ड है, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अपनी इमोशंस भी संभाले और अपनी वाइफ की इमोशंस को भी समझे। आपने क्या कम्युनिकेट किया? सिर्फ इंसल्ट करके छोड़ दिया। और जो आपको बोलना था वो टकरा कर लौट गई है बात। लॉजिक समझ में गया नहीं तो क्या फायदा हुआ? तो हस्बैंड हस्बैंड को इमोशंस समझना चाहिए, भाव समझना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अभी दिमाग में नहीं जाएगा, तो थोड़ा शांति रखना पड़ेगा, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना पड़ेगा, थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी, और फिर बीच में थोड़ा एक सीड डालेंगे भक्ति का। तुम थोड़ा, थोड़ा गेस्ट आए थे, थोड़ा ध्यान नहीं रखा तुमने थोड़ा। तब उसको समझ में आएगा, हाँ अरे मैंने ऐसा किया था क्या? ओ माय डियर लविंग हस्बैंड, आई एम सो सॉरी। और फिर भी आप मुझे इतना टॉलरेट कर रहे हो। अगर हम अपने ध्यान लाइफ में देखें, क्या हमारे गुरु महाराज ने इस तरह नहीं किया हमारे साथ? सेम प्रिंसिपल है हस्बैंड वाइफ का, पेरेंट्स चिल्ड्रन का, गुरु डिसाइपल का। जिस तरह गुरु डिसाइपल को टॉलरेट करता है और समय आने पर समझाता है कि थोड़ा सा। एक अच्छी सास, प्रभुपाद क्लियरली बोलते हैं, अपनी बेटी को डांट लगाती है, बहू को नहीं बोलती। क्यों? क्योंकि बेटी के साथ रिलेशन है। तो बहू अपने आप समझ जाती है, एक इंटेलिजेंट बहू की, अच्छा अच्छा मुझे भी ऐसा करना चाहिए। तो क्या वो रिलेशन बनाया है अपने वाइफ के साथ? हक क्या है डांटने का या उनको इंसल्ट करने का? जस्ट बिकॉज आई एम डिस्टर्ब्ड। तो इमोशन के लेवल पे तो मैं अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन ढूंढ रहा हूं ना। मैं डिस्टर्ब हूं तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दूंगा इमोशन के लेवल पे। तो वाइफ को लगता है ये हस्बैंड तो रिवेंज ले रहा है, और उसको अपनी गलती समझ में आती नहीं है। रिवेंज किस चीज का ले रहा है वो समझ में आता नहीं है। वाइफ ने भी गलती की है जिसका हस्बैंड रिवेंज ले रहा है इमोशन के लेवल पे। लॉजिक के लेवल पे कम्युनिकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, वो कम्युनिकेशन थर्ड क्लास कम्युनिकेशन होता है हस्बैंड वाइफ में। लेकिन इमोशन के लेवल पे हस्बैंड गलत कर रहा है, बदला ले रहा है, वो एक वुमेन की तरह बिहेव कर रहा है, रेस्पॉन्सिबली नहीं बिहेव कर रहा। तो वाइफ सारा रेस्पेक्ट खो देती है हस्बैंड की तरफ। डू माता जी एग्री विद मी? और डू प्रभु जी ऑल्सो एग्री विद मी? क्योंकि फेलियर तो मिला है कम्युनिकेट करने में। तो गड़बड़ तो हुई है, लेकिन समझ में नहीं आया था फेलियर कहाँ है। तो हस्बैंड के लिए लॉजिकली इंपॉर्टेंट है, जब आपको फेलियर मिल रहा है तो समझ जाना चाहिए ये साइंटिफिक है, कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरी वाइफ में गड़बड़ नहीं है, मेरे अप्रोच में गड़बड़ है। क्योंकि ये तो एक साइंस है जो मैंने ठीक से समझी नहीं, और शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं। तो लॉजिक नहीं लगाना चाहिए, ह्यूमर, ह्यूमर यूज करना चाहिए, उनको टीज करना चाहिए, उनके संग जोक करना चाहिए। कभी गुस्सा भी हो ना तो थोड़ा मस्करी करके उनको मनाना चाहिए। मुझे याद है पिछले संडे को मेरी वाइफ बहुत गुस्सा थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था किस लिए। और एक्सपेक्टेशन क्या है, बता दो ना क्या गलती हुई है। लॉजिक लगा रहे हैं, कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, लॉजिक नहीं लग सकता। तो मैं करूं क्या? इतना मैं हेल्पलेस फील कर रहा था। और हर बार जब भी ऐसी सुबह होती थी, वो फिर दिन इतना गंदा और काला जाता था, उसमें मैं भी दुखी होता था और अपनी वाइफ को भी दुखी करता था। दूसरी तरीके से बोले, मेरी वाइफ भी दुखी होती थी और मुझे भी दुखी करती थी, जैसे आपको समझना है। तो जो लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं है वो सोचेंगे कि मेरा पार्टनर मुझे दुखी कर रहा है और खुद भी दुखी हो रहा है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो बोलेंगे मैं खुद भी दुखी हो रहा हूं और अपने पार्टनर को भी दुखी कर रहा हूं। दोनों ये बात समझ सकते हैं हस्बैंड वाइफ, कि मैं दुखी हो रहा हूं और मैं दुखी कर रहा हूं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ अपनी नेचर के हिसाब से चल रहा है, और प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड की होती है। तो मैंने क्या किया, किचन में गया, एक हथियार लिया, लाइटर, और उससे धड़ाधड़ गोलियां चलाई कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तो उनका जो गुस्सा था, लॉजिक लगाने की बजाय मैंने उसमें थोड़ा ह्यूमर लगाया और सारा गुस्सा हवा हो गया। और मजे की बात है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि गुस्सा था क्यों, और मुझे कभी समझ नहीं आएगा। और मेरी वाइफ को भी समझ नहीं आया कि वो गुस्सा क्यों थी, और उसको भी कभी समझ नहीं आएगा। और ये जरूरी भी नहीं है, ये समझना जरूरी नहीं है। जरूरी है प्रॉब्लम सॉल्व करना, और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 2 मिनट के अंदर। लाइटर का थोड़ा सा पत्थर घिसा होगा, बट दैट्स ओके, इट्स वर्थ इट। तो ह्यूमर, उनको टीज कर सकते हैं उनके साथ। और हस्बैंड का अगेन भाव क्यों इंपॉर्टेंट है? वाइफ को समझ में नहीं आ रहा लेकिन आप ह्यूमर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, तो वो जेन्युइनली फ्रस्ट्रेट हो सकती है। तो भावाग्य, उनका भाव समझना बहुत जरूरी है। एक हस्बैंड को समझ में आ जाना चाहिए कि ये अपसेट दिख रही है लेकिन एक्चुअली अपसेट है नहीं, अब मेरा कंट्रोल आ रहा है। वो कंट्रोल एस्टैब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइफ्स नीड दैट। एंगर, वाइफ्स जब भी एंग्री होती है ना, तो क्यों एंग्री होती है समझना जरूरी है। हस्बैंड को लगता है मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रही है, ऐसा नहीं होता। डिसरेस्पेक्ट नहीं होता मेजोरिटी केसेस में। जब वो नेग्लेक्ट होती हैं या डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं, तब उनको गुस्सा आता है। तो हस्बैंड को समझना चाहिए, अरे मेरा डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही, बेचारी परेशान है। तब जाकर झूठे मुंह माफी मांगनी चाहिए।
तो तुम आप माफी नहीं मांग रहे, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा मान दे रहे हैं, थोड़ा रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आप लॉजिक के लेवल पे सोचेंगे तो बोलेंगे यार एक तो मेरे संग गलत कर रही है, ऊपर से मैं माफी मांगू, क्या बदतमीजी है ये, मेरे संग गलत हो रहा है और मुझे माफी मांगनी पड़ रही है, और शॉर्ट सर्किट हो जाता है आदमी का। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कोई किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, कोई गुस्सा नहीं है, वो रूठी हुई है क्योंकि वो परेशान है, थोड़ा नेग्लेक्ट हुआ उनके साथ। आपने शायद उन पर बराबर ध्यान नहीं दिया जितना उनको चाहिए। परफेक्टली अनरीजनेबल है, बहुत ज्यादा ध्यान चाहिए उनको, इतना ध्यान नहीं देना चाहिए लेकिन उनको चाहिए। तो वो थोड़ा नाराज है, तो आपको झूठे झूठे उनसे माफी मांगनी चाहिए, अगर आपको पता भी है कि आप लॉजिकली करेक्ट हैं तो। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल किस में आता है? हेरा पंचमी में भगवान की लाइफ में खुद लक्ष्मी जी नाराज हैं। भगवान अपने भाई और बहन के साथ गुंडीचा आ जाते हैं बिना बताए, तो पीछे पीछे लक्ष्मी जी आ रही हैं, और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? लक्ष्मी जी के सेवक जगन्नाथ के सेवकों को पकड़ लेते हैं, हथकड़ी लगा देते हैं, उनको एकदम दबा देते हैं, पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, अटैक करने आ जाती हैं। भाई एक मिनट, आपकी वाइफ ने तो आप पे गुस्सा किया तो लक्ष्मी जी अटैक करने आ गई, इससे ज्यादा क्या? तो फिर वो सेटिस्फाई करते हैं जगन्नाथ लक्ष्मी जी को। आई थिंक, मुझे ठीक से डिटेल नहीं पता, वो रसगुल्ला वगैरह भी खिलाते हैं कुछ तो। एंड जब ये चीज हो रही होती है तो देखने वाले को बड़ा आनंद आता है। अभी वाइफ गुस्सा है, हस्बैंड की थोड़ी बैंड बजा रही है। क्यों? क्योंकि वो नाराज है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और हस्बैंड को समझ में आ गया मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आई एम सॉरी, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे पौने 6 पे रुकना चाहिए तो मुझे रोक दीजिएगा, मुझे नहीं लगता। ये इंपॉर्टेंट है, कोई डिस्कस नहीं करता, और इसके बिना सबकी लाइफ दुखी है। मुझे समहाउ एक इंस्पिरेशन और एक एनर्जी मिली है मेरी वाइफ के सपोर्ट के साथ, और वाइफ के सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल है नहीं। तो आज वो मेरे साथ बैठी है यहाँ पर, उनका मेरे साथ सपोर्ट है, इसलिए मैं इस क्लास को, जब तक मैं इस क्लास के साथ जस्टिस नहीं करूंगा, मैं कंटिन्यू करूंगा। और दिस इज द ओनली क्लास, बाकी सारी क्लास में साढ़े पौने 6 पे बंद कर दूंगा, प्रॉमिस। तो उनके गुस्से को कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट इज, दे कैन बी वेरी सेल्फिश लाइक चिल्ड्रन। ये समझना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि वाइफ, लेडीज के अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी होती हैं, हस्बैंड को समझना चाहिए उसके संग डील कैसे करना है। जहां इनोसेंस है वहां हम उसको नेगेटिव समझ रहे हैं, जहां बेचारी रूठी है वहां उसको गुस्सा कैसे कर दिया मुझ पर, और जहां वो हमारे संग कुछ गड़बड़ कर रही है वहां इंसान समझ नहीं पाते। वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में 13.39.10, ये महाभारत बोल रही है, मैं अपने इमेजिनेशन से कुछ नहीं बोल रहा, क्या बोलती हैं? ओ किंग, आई थिंक दिस इज भीष्म पितामह, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर, उनके बीच में संवाद चल रहा है। आई एम नॉट श्योर किसने बोला है, मैं रेफरेंस तो आपको बाद में दे सकता हूँ। ओ किंग, when greatly honored by men, women disrupt men's mental equilibrium through disrespectful dealings for want of even more attention. Men's psychological balance, हाँ सॉरी, for want of even more attention। जब आप अपनी वाइफ को थोड़ा अटेंशन देते हैं ना, तो थोड़ी ज्यादा डिमांडिंग हो जाती हैं, वहां पर हस्बैंड का फ्यूज उड़ जाता है। एक तो मैंने अटेंशन दिया, और ज्यादा डिमांड कर रही है, दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व एनी अटेंशन। तुम्हें जितना अटेंशन दो, तुम्हें जितना प्यार दो, तुम्हें जितना सम्मान दो, उतना ज्यादा डिमांड करती हो तुम डिजर्व ही नहीं करती कि तुम्हारा सम्मान किया जाना चाहिए। वो हस्बैंड का लॉजिक ऐसा बोलने लगता है। और वाइफ ने ऐसा क्यों किया? बेचारी थोड़े अटेंशन के लिए, थोड़े प्यार के लिए बहुत भूखी थी, मिला तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और लाओ और लाओ। भाई, जो व्यक्ति भूखा होता है उसको आप 2 गुलाब जामुन देंगे, वो चुपचाप खा के और मांगेगा और चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए ना, और चाहिए, तीसरा भी चाहिए, चौथा भी चाहिए, पांचवा भी चाहिए। हमारे संग होता है ना, आनंद उन्नत तो भर भर के प्रसाद खिलाते हैं। आप 2 गुलाब जामुन खाइए, तीसरा देंगे आपको, रोकेंगे नहीं, चौथा भी जबरदस्ती डालेंगे आपकी प्लेट में। आमरस भर भर के, आपने जितना रोटी सब्जी नहीं खाया उससे ज्यादा आपको आमरस खिला देंगे, 3 वाटी 4 वाटी, कम से कम 3 वाटी सबको खाना चाहिए। तो भैया, इमोशन में अगर आपने 1 वाटी दिया और सामने वाला परेशान होके, घबरा के, जो भी है, मुझे 1 वाटी और दो, तो क्या ये बोलेंगे तुम आमरस खाने के लायक ही नहीं हो? भाई भूखा है तू खा, तूने मांगा बड़ी अच्छी बात है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा था, तूने अपने आप से मांगा बहुत अच्छी बात है। तो वाइफ्स कैन बी सेल्फिश लाइक चिल्ड्रन, बट इसमें थोड़ी पॉजिटिव कोनोटेशन नहीं है। हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक्चुअली जेन्युइनली बहुत परेशान हो जाता है, वो नहीं ले पाते हैं। और फिर क्या दिमाग में आता है? साइकोलॉजिकल बैलेंस पूरा हिल जाता है आदमियों का, और वाइफ को समझ में ही नहीं आता कि यार मुझे थोड़ा प्यार मिला, मैंने थोड़ा और मांग लिया तो क्या हो गया भाई?
और हस्बैंड एकदम से चिल्लाने लगा तो वाइफ बोलती है अरे ये तो मतलब अभी जैसे तैसे तो थोड़ा प्यार करने के लिए आए थे और फिर चिल्लाने लग गए। फ्यूज उड़ जाता है, दोनों का फ्यूज उड़ जाता है। तब वहां पर हस्बैंड को समझना चाहिए कि मैंने अपना काम कर दिया है, इसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, थोड़ा ज्यादा मांग रही है लेकिन मैं अगर इस सिचुएशन में देने की हालत में नहीं हूं तो प्यार से बोल देना चाहिए, सुन भाग्यवान, अभी मैं थका हुआ हूँ, छोड़ दे मुझे। थोड़ा ह्यूमर यूज करना चाहिए। भाई इतना मैं तेरे को घुमा के लाया, इतना फिरा के लाया, प्लेन की टिकट में इतना खर्चा हो गया, अभी यात्रा गए थे, अभी यहाँ घूमने गए थे। अरे भाग्यवान, घर चलाने के लिए थोड़ी सेविंग्स भी चाहिए, बुढ़ापे में क्या होगा? बुढ़ापे में सड़क पे चलना पड़ेगा तुझे मेरे संग, अभी तो प्लेन में घूम रही है। ह्यूमर यूज करना चाहिए तो वाइफ को समझ में आता है, हाँ। क्या समझ में आता है? हाँ, मेरा हस्बैंड प्यार कर रहा है। उसको ना प्लेन समझ में आता ना पैदल समझ में आता। लॉजिक तो समझ में आता नहीं है उसको, ये समझ में आता है कि हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे प्यार से डील किया। तो वो खुश रहती हैं। लेकिन मेन थिंग इज, बाय नेचर दे आर सेल्फिश, like children. Do Matajis agree with this point that by nature Matajis are selfish? Matajis will only be able to agree if they feel that I am properly doing justice with them by respecting them in this class. And with respect, I am saying, Matajis, आप लोग थोड़ा सेल्फिश हो। ये बात एक के बाद एक यस आ रहा है। अभी समझ में आया वाइफ के साथ कैसे डील करना है। उनकी नेगेटिविटी है, क्या क्या चाहिए उनको मनवाना है ना कि गड़बड़ कर रही है, तो चिल्ला कर तो कभी नहीं मानेंगी, गुस्सा करके कभी नहीं मानेंगे। प्यार से बोलो, अरे बदमाशी की तरह। छोटा बच्चा जब झूठ बोलता है तो डर जाता है, इसीलिए झूठ बोलता है, तो उसको कोने में लेके, बदमाशी की ना तूने? हाँ की। तो झूठ क्यों बोल रहा था? अब करेगा? नहीं करूंगा, वो दोबारा करेगा कल। तो दिस इज देयर नेचर। इस तरह हस्बैंड्स को डील करना चाहिए। फिर मैन को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे संग चीटिंग हो रही है, मैं जितना दे रहा हूं उतना मुझसे मांगा जा रहा है, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा। जब ये नेचर समझ में आ जाएगी ना वुमेन की, तब व्यक्ति को समझ में आएगा कि एक्चुअली मैंने उन्हें कुछ हद तक सेटिस्फाई कर दिया है, वो तो डिमांड करती रहेंगी, उसका कोई एंड नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। मेरे को गाड़ी भी चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, होम लोन भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। अभी अभी मैं आनंद रंधावा प्रभु की लाइन पे आ जाता हूँ वापस। वो लाइफ स्टाइल जो बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसमें फंसना नहीं है, लेकिन आनंद रंधावा प्रभु वाली लैंग्वेज नहीं यूज करनी है। आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। उनका लॉजिक, उनका लॉजिक यूज करना है। इमोशंस अपनी वाइफ की जो है उसके साथ अलाइन रहना है, तब आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि प्रभु जी बहुत लॉजिकल हैं, तो वो लॉजिक बोल सकते हैं, लेकिन इमोशंस तो आपको अपने अपने हिसाब से, भावाग्यो अपनी वाइफ के इमोशंस के हिसाब से आपको डील करना पड़ेगा। वरना सही बात बोलेंगे गलत तरीके से बोलेंगे और युद्ध हो जाएगा, और फिर सब लोग चीटेड फील करते रहेंगे, वो नहीं करना है। दूसरा, और मजे की बात, जब वो इस तरह बिहेव कर रही होती है ना, दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन, कि मेरे हस्बैंड ने मेरे मेरे साथ इतना कर दिया। और मांगने की इच्छा है लेकिन एक्चुअली वेरी हैप्पी फ्रॉम विद इन। जिस तरह आमरस की एक बाटी किसी ने खाई है, वो अंदर से बहुत खुश है, उसको दूसरी चाहिए, डिमांड कर रहा है, और आप गुस्सा कर रहे हैं, एक खा लिया तुझे शांति नहीं पड़ती। वो अंदर से बड़ा खुश है, एक तो खाया, मजा तो आया। डू माता जी एग्री विद मी? आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू एग्री विद मी। नाउ सेम थिंग, जब आप तलवार लेके खड़े हो जाते हैं ना, तब भी आप सेम चीज कर सकते हैं जो मैं माता जी के संग अभी कर रहा हूं। मुझे यस नहीं देखना है, मुझे चेहरे पे स्माइल देखनी है। स्माइल का मतलब यस यू एक्चुअली एग्री विद मी, भावाग्यो। लेकिन जब तलवार लेके खड़ा हो जाता है ना हस्बैंड, तब वाइफ बोलती है यस आई एग्री विद यू, यस यू आर राइट, वुमेन शुड वुमेन शुड सर्व द हस्बैंड, वुमेन शुड बी रेस्पेक्टफुल टू द हस्बैंड, और ऐसा करके रोने लगेगी। तो हस्बैंड को समझ में आ जाता है कि मेरी बात नहीं मान रही, खाली मुंह मुंह चलाने के लिए बोल रही है, यू एक्चुअली डोंट रेस्पेक्ट मी। और हस्बैंड भी वो इमोशनल टर्मोइल में चला जाता है। तो क्यों झूठ बोल रही हो जब तुम, यू डोंट मीन व्हेन यू से यू रेस्पेक्ट मी, यू शुड मीन व्हेन यू से यू रेस्पेक्ट मी। तुम सिर्फ लिप सर्विस कर रही हो। और वाइफ बोलती है, यार एक तो मेरे संग इतनी ज्यादती कर रहे हैं, दूसरा मैंने इनकी बात मान के बोल दिया कि हाँ। क्या बोला उनको भी समझ में नहीं आया, सिर्फ रिपीट कर दिया, क्या बोला? वाइफ शुड रेस्पेक्ट हस्बैंड। समझ में नहीं आया वाइफ शुड रेस्पेक्ट हस्बैंड, मैं तो ऑलरेडी रेस्पेक्ट करती, कुछ नहीं समझ में आया, इमोशन के लेवल पे चल रहा है वाइफ के दिमाग में, और हस्बैंड जबरदस्ती कर रहा है। और फिर उसके बाद वाइफ ने हस्बैंड ने फिर से चिल्ला दिया, तो वाइफ बोलती है, ये कितना बड़ा राक्षस है,
एक तो मेरे संग जबरदस्ती कर रहा है, एक तो प्यार नहीं करता, ऊपर से मुझसे पता नहीं क्या बुलवाया, वाइफ वाइफ को भी समझ में नहीं आया क्या बुलवाया बुलवाया, और हस्बैंड बोल रहा है वाइफ शुड रेस्पेक्ट हस्बैंड, शास्त्रों में लिखा है, और वाइफ को समझ में नहीं आया क्या बुलवाया। और फिर ऊपर से जब मैंने बोल दिया, जब मैंने बात मान ली, जो कह रहे हैं मैं वैसा कर रही हूं, फिर भी चिल्ला रहे हैं मुझ पे, आई एम नॉट लव, आई एम नॉट केयर, आई एम नॉट रेस्पेक्टेड इन दिस हाउस। हे भगवान, इससे ज्यादा मैं एनालिसिस कर भी नहीं सकता। लेकिन आई होप सबकी समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ चला जाता है। और फिर वाइफ अपनी उसमें इमोशनल लेवल पे चली जाती है, फिर वो रिवेंज लेने की कोशिश करती है, फिर हस्बैंड रिवेंज लेने की कोशिश करता है। क्यों? भावागियों की क्वालिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आया कि ये जो आपकी वाइफ है ये आपकी केयर में दी है भगवान ने, आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझने की, तो वहां पर आपने गड़बड़ कर दी। और फिर उस जब वैसा होता है तो पता है हस्बैंड क्या बोलते हैं, स्पेशली जो हमारे इस्कॉन के यूथ फोरम के प्रीचिंग स्टाइल से निकले हुए हैं, ब्रह्मचारी, द प्रिपरेशन ऑफ वानप्रस्था बिफोर यू एंटर गृहस्थ लाइफ, टू बी डिटैच्ड विद वुमेन। भाई जिस जो चीज आपको समझ में ही नहीं आई, आप उससे डिटैच कैसे हो सकते हैं पहली बात तो पहले तो आपको वुमेन की साइकोलॉजी और नेचर समझनी पड़ेगी, फिर उससे डिटैचमेंट की बात होगी ना। जो आपका है ही नहीं, जो आपने समझा ही नहीं, उसको आप क्या क्या डिटैचमेंट। तो वो क्या बोलते हैं, मैं छोड़कर चला जाऊंगा। Authority and responsibility go hand in hand. Because I am not, you are not accepting my authority over you, I refuse to take responsibility. तो दिमाग में छोड़ के जाने का चल रहा है, किस लिए? मुझे मोक्ष चाहिए, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है इस फैमिली लाइफ में, मुझे भागना है। कैसे भागूं? शास्त्रों का सहारा लेता हूं। शास्त्र बोलते हैं वन शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम वाइफ। Why one should be detached from wife after taking due responsibility when the wife says that yes, you have taken my responsibility properly. And husband continues to do that with a sense of internal detachment. जब अंदर से डिटैचमेंट है और बाहर से ड्यूटी पूरी कर रहा है ना, तब वाइफ बोलती है वाह, व्हाट अ मैन, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा, इसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। डिसाइपल भी तो सेम चीज ढूंढ रहा है ना गुरु में। जब गुरु सारी डिसाइपल की गड़बड़ टॉलरेट करते हुए उसको फिर भी सपोर्ट करता है, छोड़ के भाग नहीं जाता, मैं तो सन्यासी हूँ, चलो मैं जंगल में चला जाता हूँ, ये तो सब नालायक लोग बड़े पड़े हैं शहर में। नहीं, गुरु ऐसा नहीं सोचते। वो शहर में ही रहते हैं, नालायक डिसाइपल्स के साथ ही रहते हैं, उनको सुधारते हैं, क्योंकि इसीलिए तो आए हैं। नित्यानंद प्रभु ने इसीलिए तो चोट खाई थी जगाई मधाई से, कि मधाई ने उनको पीटा, ले अरे यार तू चैंटिंग कर, मुझे मुझे टेंशन नहीं है, मेरे को नहीं लगी, तू तू चैंटिंग करना यार, हरि नाम लेना यार। हस्बैंड को भी सेम चीज करनी है। वाइफ ने इमोशन नहीं समझी, इमोशंस की ऐसी तैसी कर दी हस्बैंड की, पूरा हस्बैंड दुखी है। ए भाई तू जब करना है यार, ए तू, अच्छा सुन सुन सुन, अच्छा तेरे को नई साड़ी ला के दूंगा, जब करना, बैठना है यार, कल कल डिवोटीज आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिवोटीज को अच्छे से। तो वाइफ ना, जब नेचुरली आप प्यार से बात करेंगे ना तो वो कुछ भी करेंगी। अच्छा डिवोटीज आ रहे हैं, क्या बनाऊं? आप बोलेंगे एक मिनट, कल जब मैंने सेम चीज, सेम लॉजिक दिया था लेकिन प्यार से बात नहीं करी थी तो मुंह बना लिया था। अब जब मैं सेम चीज में ज्यादा डिमांड कर रहा हूं लेकिन प्यार से बात कर रहा हूं, तो कुछ भी करने के लिए रेडी हो गई। दिस इज द मीनिंग ऑफ लव केयर एंड अफेक्शन। लॉजिक को आपको साइड से निकाल के रखना पड़ेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ लव केयर एंड अफेक्शन। अफेक्शन विच इज नॉट फेल्ट इज नॉट अफेक्शन, लव विच इज नॉट रिसीव्ड इज नॉट लव। लव केयर एंड अफेक्शन का जो प्रूफ है वो आपकी वाइफ को देना पड़ेगा, और डिटैचमेंट का जो प्रूफ है आपका, वो भी आपकी वाइफ को देना पड़ेगा, और सबमिसिवनेस का जो प्रूफ है वो हस्बैंड देंगे। तभी वाइफ बोल सकती है ना मैं सबमिसिव हूं, लेकिन वाइफ वहां तक सोच नहीं पाते हैं। वाइफ को प्रूफ प्रूफ कुछ नहीं चाहिए, सबमिसिव हूं नहीं हूं, उनको समझ भी नहीं आता कि मैं सबमिसिव हूं, मैं सबमिसिव नहीं हूं। ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है वाइफ के लिए एनालिसिस। तो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एंगेज करना। कभी छोड़ने की धमकी ना दें, कभी गुस्से में ना कहें कि मैं चला जाऊंगा या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उनको समझ में नहीं आता उनकी इमोशनली अंदर क्या हो जाता है, लॉजिक तो दिया ही नहीं है भगवान ने ज्यादा। इट्स नॉट दैट दे आर unintelligent, they're very intelligent. It is said that women are 6 times more intelligent than men in their ability to do conspiracy. But it is all driven by emotions. अगर किसी से बदला लेना है तो फिर कोई बच के नहीं जा सकता। यार वेरी वेरी, आपको मेरी वाइफ के हंसने की आवाज आ रही होगी।
तो उसने उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया है, आई एम श्योर। माता जी, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट दैट माता जी कैन रियली हैच वेरी ग्रेट कंट्रोवर्सीज, नॉट कॉन्स्पिरेसीज, और हस्बैंड का ऐसा दिमाग खराब कर सकती है अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई कहीं बच के जा ही नहीं सकता। सी, माता जी आर एग्रीइंग दैट इट इज देयर नेचर, क्योंकि उनको जो चाहिए फिर वो चाहिए, घुमा के फिरा के लॉजिक यूज करके। बच्चे भी तो करते हैं ना, कितना आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्यों? उनका बेस क्या होता है? हमें कुछ चाहिए मम्मी पापा से, इसलिए झूठ बोलेंगे, आर्ग्यू करेंगे, पकड़े जाएंगे फिर भी झूठ बोलेंगे। हस्बैंड सोचता है अरे यार ये तो सफेद झूठ बोल रही है, अभी तो मैंने पकड़ा इसका झूठ, फिर बदमाशी कर रही है। हस्बैंड का दिमाग खराब हो जाता है। नहीं वेट, भगवान ने ऐसा बनाया है, तो जब आपको समझ में आएगा कि भगवान ने ऐसा बनाया है ना, तो डील करना बड़ा आसान हो जाता है, हस्बैंड्स को शांति मिल जाती है। ए भाग्यवान, क्यों ऐसा कर रही है तू, क्या चाहिए तेरे को, ले तू शांत रहे, दिमाग मत खराब कर। आप इस तरह बोल भी देंगे ना कि तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, दिमाग मत खराब करो, शांत रहो, यही बात आप गुस्से में बोलेंगे तो बैकफायर करेगी। प्यार से आपको जितनी गालियां देनी है दे दो। क्या सोच के भगवान ने तुम्हें बनाया था? मतलब आदमियों को परेशान करने के लिए ही भेजा गया तुमको, हमारी जिंदगी नरक बनाने के लिए ही भेजा गया तुमको। और वाइफ को देखेगा अरे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, स्माइल करती रहेगी, गालियां सुनती रहेगी, स्माइल करती रहेगी। दिस इज हाउ वी शुड कम्युनिकेट, दिस इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। आपको चाहिए आपकी वाइफ आपसे प्यार करे, और भगवान ने इस तरह अरेंज किया है कि जो इमोशन आपको चाहिए वो आपको दिखानी पड़ेगी, आपको प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। सेवा का भाव, इसको बोलते हैं सेवा का भाव। एंजॉय करने नहीं आए हैं यहाँ पर। तो जब समझ में आएगा ना कि क्या चल क्या रहा है, घुसा था एंजॉय करने लेकिन सेवा करवा ली भगवान ने, क्योंकि यही तो मेरा नेचर है, इसी में तो मैं खुश रहूंगा, इसीलिए तो मुझसे सेवा करवा रहे हैं, इसीलिए तो दिस इज फैमिली लाइफ। वाइफ घुसती है एंजॉय करने के लिए, अब एंजॉय करने मिलेगा। हस्बैंड काम पे लगा देता है, सास काम पे लगा देती है, तो वाइफ को लगता है लाइफ इज मेंट फॉर सर्विस। हस्बैंड घुसता है एंजॉय करने के लिए, वाइफ तो सपोर्ट करेगी, वाइफ तो रेस्पेक्ट करेगी। वाइफ बैंड बजा देती है हस्बैंड की, तो हस्बैंड को समझ में आता है हाँ मैं सेवा के लिए ही बनाऊं। तब जाएंगे भगवान के पास, भगवत धाम में। वाइफ से पीछा छुड़ाकर नहीं जा सकते भगवत धाम। वाइफ को समझकर, वाइफ के साथ रहकर, जब ये इंटरनल डिटैचमेंट आएगा, तब भगवत धाम जाने को मिलेगा। तब हम क्वालिफाइड होंगे भगवत धाम जाने के लिए। तब हम बोल सकते हैं कि आई हैव डन माई पार्ट। कृष्णा, अगर अब आप मुझे सही समझें तो प्लीज मुझे बुला लीजिए। और क्यों? क्योंकि मैं वहां एंजॉय कर सकूं? नहीं, यहां पर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, यहां पर मैं भटक जाता हूं, यहाँ पर बहुत इग्नोरेंस है, मैं आपकी सेवा से भटक जाता हूँ। मुझे इसलिए भगवत धाम जाना है ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। लेकिन अगर आप मुझे ये एश्योरिटी देते हैं कि मैं यहाँ पर नहीं भटकूंगा, तो मैं यहीं पर आपकी सेवा करूंगा। और जब वो मेंटालिटी अच्छे से आती है ना, तब आदमी की मोक्ष की प्रवृत्ति निकल जाती है। वो ये बोलना भूल भूल जाता है कि मुझे भगवत धाम जाना है, और अंदर से क्या फीलिंग है, मुझे मोक्ष चाहिए, बहुत परेशान हो गया उस दुनिया में। नहीं, वो निकल जाता है जब शांति पड़ जाती है, तो फिर अब तो शांति पड़ गई ना, अभी यहाँ पे वहां पे सब जगह सेम ही है। एवरीवेयर इट्स ऑल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बिकॉज आई एम सर्विंग कृष्णा। सो जस्ट एक प्रेयर होती है, कृष्णा मुझे भक्तों का संग देना, मुझे कीड़ा भी बनाओ ना, तो एक भक्त के घर में कीड़ा बनाना। वो दिखावा करने के लिए नहीं बोल रहा, देखो मैंने कितना अच्छा डायलॉग बोल रहा है, इस पे कितने अच्छे लाइक्स और कितने व्यूज आएंगे, लोग कितनी तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे। क्या प्रभु जी ने पॉइंट बोला, मुझे कीड़ा बनना है? आपको वाकई में कीड़ा बनना है क्या, पहले ये सोच लीजिए। आप वाकई में कीड़ा बनने के लिए सिर्फ तब तैयार होंगे जब आपको आनंद आ रहा है। अरे कीड़ा बनने में भी आनंद आ रहा है, भगवान की सेवा करने को मिल रही है, तो अंदर से हैप्पीनेस की फीलिंग होनी चाहिए हर सिचुएशन में। तो वो हस्बैंड शुड नेवर थ्रेटन टू लीव द वाइफ। अ वाइफ इज मेंस ड्यूटी। अगर हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं या एंजॉयमेंट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों केसेस में हमें प्यूरिफिकेशन नहीं मिलेगा। प्यूरिफिकेशन सिर्फ सेवा से आता है। जब आप जिस भी सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में आपने सेवा का कोई बहाना ढूंढ लिया, या उस सिचुएशन में आप सी जो भी सिचुएशन है भगवान ने डाला है ना, उस सिचुएशन में आपको क्या सेवा करनी है वो आपको समझना है। अगर आप एक एक्सपर्ट सर्वेंट हो, तो आप हर सिचुएशन में सेवा करने का रास्ता ढूंढ लोगे। यही आपसे भगवान चाहते हैं। तभी तो ना जाके आप गोपी बनेंगे और मंजरी बनेंगे, तभी तो एक्सपर्टली सेवा कर पाएंगे। जब यहां पर सेवा नहीं कर पा रहे तो बोलेंगे यार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो और भी बड़े बड़े गेम चलते हैं, वहां क्या सेवा करोगे? जब तुम छोटी सी फर्स्ट क्लास में फेल हो गया तो टेंथ क्लास में क्या करेगा? स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज टेंथ क्लास, मटेरियल वर्ल्ड इज फर्स्ट क्लास। पहले यहां सेवा करने का प्रैक्टिस कर। गाड़ी चलानी है, अरे पहले सीख,
सीधे जाके ठोक देगा नहीं तो गाड़ी। तो यहाँ पर भगवान ने हमको मटेरियल वर्ल्ड में डाला है, वाइफ दी है, एक डमी। मतलब वो जो घर घर खेलते थे ना बचपन में, कुकिंग सेट होता था। तो जब उस कुकिंग सेट में आप नकली रोटी, नकली वो तवे पे डालेंगे रोटी, वो सब ऐसा कुछ बनाएंगे, प्रॉपर सेटअप फॉलो करेंगे, तब तब आपको मदर किचन में घुसने देगी ना। तो जब आप गेम खेल रहे हैं तो गेम में तो ढंग से रूल्स फॉलो करिए। तो यहाँ पर भी वही चल रहा है, एक गेम चल रहा है। 70-80 साल का एक नाटक चल रहा है, बट अपना रोल तो समझ में आना चाहिए ना, कि बस ड्रामा के खत्म होने का वेट कर रहे हैं। ड्रामा चल रहा है, कब खत्म होगा, स्क्रिप्ट जाके सारे डायलॉग्स की ऐसी तैसी कर दी साहब, पूरा ड्रामा चौपट कर दिया। तो डायरेक्टर बोलेगा नालायक, चल दोबारा, दोबारा कर रिहर्सल। तो ये 70-80 साल का ड्रामा है, अपना रोल अच्छे से समझना है, अपने डायलॉग्स अच्छे से बोलने हैं। तब जब डायरेक्टर देखेगा कि वाह, व्हाट एन एक्टिंग, तब बोलेगा आजा। तो ड्रामा 70-80 साल का है। ध्रुव महाराज भी बोलते हैं कि दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टेम्पररी। व्हाट इज द श्लोका, द फर्स्ट श्लोका? ए कौमारमाचरेत प्राज्ञो, दैट श्लोका इट सेज ह्यूमन लाइफ इज अध्रुवम बट अर्थदम। टेम्पररी है लेकिन मीनिंगफुल है, इसमें आप परमानेंट गेन निकाल सकते हैं। और परमानेंट गेन क्या है? परमानेंट गेन, परमानेंट गेन है कि मैं भगवान को प्रूव कर पा रहा हूं, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में डालो, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो आप ये चीज देखिए, जो हस्बैंड की और वाइफ की साइकोलॉजी है वही भगवान की और हमारी साइकोलॉजी है। जब हम भगवान के साथ डील करते हैं तो हम प्रकृति हो जाते हैं। भगवान कभी छोड़ते नहीं है। आप किसी भी रूप में जाए, आपको मटेरियल वर्ल्ड में भेज दिया, नरक में भेज दिया, कहीं भी, भगवान परमात्मा उनके हमेशा साथ में रहते हैं। तो हस्बैंड को क्या चाहिए? वाइफ कितना भी बदमाशी करे, कितना भी परेशान कर दे, वाइफ को छोड़ नहीं सकता। क्यों? भगवान ने हमको छोड़ा क्या? भगवान ने हमारा ध्यान रखा। तो जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो मैं पुरुष हूं, एक डमी पुरुष, और वाइफ प्रकृति है। जब भगवान के साथ डील कर रहा हूं तो भगवान पुरुष है, मैं प्रकृति हूं। जब वाइफ बच्चों के साथ डील कर रही है तो वाइफ पुरुष है और बच्चे प्रकृति हैं। जब गुरु डिसाइपल के साथ डील कर रहा है तो गुरु पुरुष है, डिसाइपल्स प्रकृति है। ये सारी चीजें, स्पेसिफिक रस होते हैं सब में। वो सब एक सा मायावाद नहीं है कि सब एक सा है, कि कल से आप बोलें कि मतलब बच्चों को और पिताजी की शादी करा दो, वैसा नहीं है। सबके अलग अलग रस हैं, बट एक जो बेसिक फर्स्ट लेवल चैप्टर है वो सब में सेम है। जो पुरुष है उसको ध्यान रखना है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, जो प्रकृति है उसको फॉलो करना है। और पुरुष को इंटेलिजेंटली, हस्बैंड जैसे हस्बैंड को वाइफ के साथ डील करना चाहिए, भगवान भी तो हमारे साथ वैसे डील कर रहे हैं ना। एक सेंस ऑफ ह्यूमर है भगवान का। अब आया मजा, बन गया पुरुष, बन गया हस्बैंड, हस्बैंड बना था ना तेरे को। भगवान भी तो हमारे साथ ह्यूमर कर रहे हैं ना। तो वही ह्यूमर आपको वाइफ के साथ करना है। अब आया मजा, कर ली, चला ली अपने मन की। मैं बोल रहा था नुकसान होगा, हो गया नुकसान, पड़ गई ठंड। तो यही चीज हस्बैंड को बोलनी है वाइफ को, जो भगवान हमको बोल रहे हैं। तो इट्स अ मैंस ड्यूटी। हाउ? 6:18:40 श्रीमद् भागवतम में कश्यप मुनि, दिति उनकी बड़ी सेवा करती हैं और कश्यप मुनि से क्या वरदान मांगती हैं। कश्यप मुनि खुश हो जाते हैं, बोलते हैं क्या मांगो, मांगो क्या मांगना है। मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए ना जो इंद्र को मार दे। कश्यप बोलते हैं हे हे भगवान, इंद्र भी तो मेरा बेटा है। ये क्या बोल रही है? तो इंद्र बड़ा, ये कश्यप मुनि बड़ा दुखी होते हैं, बोलते हैं दिस वुमन माई वाइफ हैज अडॉप्टेड अ मीन्स दैट फॉलोज हर नेचर एंड देयरफॉर शी इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। जब एक वाइफ अपनी नेचर फॉलो करके कुछ कर रही है तो वाइफ को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा बड़ा घर चाहिए, देखो पड़ोसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और ना उनके पास ऐसा ही बहुत ऐसा हो गया है, तो वो बोलती रहेगी, उनकी नेचर है, सीरियसली नहीं लेना है। आई एम अ मैन, देयरफॉर ऑल कंडेमनेशन अपॉन मी। सारी गलती मेरी है। क्यों घर दिलवाया मैंने होम लोन लेके? नहीं दिलवाना चाहिए था, अरे प्यार से बात करके शांत कर देना चाहिए था। तो एक गलती करते हैं, कुछ नहीं दिलवाऊंगा मैं, सब नॉनसेंस है। एक गलती करते हैं, हाँ मैं तुम्हें सब दिलवाऊंगा। ये भाई बात प्यार से करनी है, वो भाव है, वो इमोशंस हैं, लॉजिक अपनी जगह है। दोनों को संभाल के रखना है। खाली लॉजिक में घर बर्बाद कर लेंगे, फैमिली लाइफ में पूरा नेगेटिविटी आ जाएगी। और खाली आप इमोशंस में जाएंगे ना, तो आप प्रैक्टिकली बर्बाद हो जाएंगे। होम लोन भी चलेगा, कार लोन भी चलेगा, बुढ़ापे में पैदल टहलते हुए नजर आएंगे, फिर वाइफ दिमाग खाएगी, तुमने ध्यान नहीं रखा, थोड़ी सेविंग्स तो करनी चाहिए थी ना। मैं तो बेवकूफ हूँ, तुम तो इंटेलिजेंट हो, मुझे तो भगवान ने अकल नहीं दी, तुम्हें तो अकल है। तो शूरस्य धारा, इमोशंस भी संभाल कर रखनी है और पैसा भी संभाल कर रखना है।
हमारा जो करंट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है ना, हम बोलते कुछ भी है, भगवान सबसे ऊपर मैं अपने आप को रखता हूँ, दूसरे नंबर पे भगवान को रखता हूँ ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूं, देखो मैं डिवोटी हूँ, और तीसरे नंबर पे फैमिली मेंबर्स को रखता हूँ। तो फैमिली मेंबर्स बोलते हैं यार ये अपने लिए तो सब कुछ करता है, और फिर उसके बाद भगवान का नाम लेके हम लोगों के लिए करने की बारी आती है तो कहता है भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए, और हमारे लिए कुछ नहीं करता। इतना दुखी हो जाते हैं फैमिली मेंबर्स। रियल लाइफ में ऑर्डर क्या होना चाहिए? फर्स्ट कृष्णा, कृष्णा मीन्स धर्म, प्रिंसिपल्स। दूसरे नंबर पे फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स की इमोशंस का ध्यान रखना है, तो इट इज एज गुड एज सर्विंग कृष्णा। फैमिली मेंबर्स की जहां बात नहीं माननी, वहां पर उनकी इमोशन का ध्यान रखते हुए बात करनी है, दैट इज सर्विंग कृष्णा। उनकी फीलिंग्स और इमोशंस का ध्यान रखना है, दैट इज सर्विंग देम। और अपने आप को लास्ट रखना है। जब एक वाइफ देखेगी ना हस्बैंड अपने आप को लास्ट रख रहा है, कुछ भी हो जाए, सबसे पहले उठता है, चैंटिंग के लिए हिलता नहीं है, 2 बजे सोता है लेकिन 4:30 बजे उठता है, दिन भर घूमता रहता है नींद के मारे सर दर्द में, लेकिन उठता है, तब वो बोलेगी वाह कृष्णा को तो पहले रखा है इसने। और फिर उसके बाद देखती है कि अपने आप को पहले रख रहा है या मुझे पहले रख रहा है। तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वाइफ को अपने आप से पहले हमेशा रखे, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंफर्ट्स। और वाइफ की भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हस्बैंड कभी डिमांड नहीं कर सकता, वाइफ डिमांड करेगी क्योंकि वो सोच नहीं सकती कि क्या सही है क्या गलत है क्या धर्म है, वो नहीं सोच पाएगी इतना। वो नेचुरली करती है, उनके लिए नेचुरल होता है। और वाइफ को, हस्बैंड को लॉजिकली सोचना चाहिए, मुझे अपनी वाइफ को पहले रखना है, तब वो कंप्लीटली सरेंडर हो जाएंगे आपके प्रति। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। और वाइफ की ड्यूटी क्या है, इस पर ज्यादा बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि हस्बैंड अगर अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे तो वाइफ की ड्यूटी नॉर्मली अपने आप पूरी हो जाएगी। बट एक चीज का ध्यान रखना है, बी मर्सीफुल। अभी तुमको एक वाटी दे दिया ना आमरस का, तो थोड़ा शांति शांति, रिलैक्स, पेशेंट। उसका मूड देखो, अपनी सेल्फिशनेस के चक्कर में थोड़ा ज्यादा सेल्फिश हो, कम नहीं थोड़ा ज्यादा सेल्फिश हो, ऐसे टाइम पे मांगो कि अपने आप से सामने से 2 और वाटी आमरस की दे दे। जिद करोगे तो वो तुम्हारे सामने जो रखी है वो भी छीन के वापस ले जाएगा कि तुम इसके लायक ही नहीं हो। तो मूड समझना चाहिए हस्बैंड का वाइफ्स को। हस्बैंड अगर अपना काम कर रहे हैं तो उनको और तंग नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है मैं तंग नहीं कर रही, लेकिन अगर वो तंग हो रहे हैं अपने लॉजिक की वजह से, बेचारे लॉजिक में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा मर्सीफुल हो जाना चाहिए वाइफ्स को। अगर आप रेस्टलेस हैं और अपने हस्बैंड को अपनी रेस्टलेसनेस की वजह से डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पेशेंट हो जाना चाहिए। जो मर्सीलेस होने वाली ट्रिक है ना जो वाइफ्स यूज करती हैं, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, डू मोर, जो उर्वशी ने यूज करी थी पुरुरवा के ऊपर। पुरुरवा बेचारा हैंड पैक्ड हस्बैंड, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे मेरे शीप का भी ध्यान रखना है, और कभी मुझे हमेशा घी में खाना खिलाना है, और जब भी हम संभोग करें कभी आप मुझे नंगे नहीं दिखने चाहिए। और वो ऊपर से उन्होंने प्लानिंग करी, देवताओं ने, इंद्र मिस कर रहे थे उर्वशी को, तो गड़बड़ हो गया, तो छोड़ के चली गई। तो और उसके बाद भी वो हैंडपैक्ड है, पीछे पड़े हुए हैं। उर्वशी बोलती है अच्छा ठीक है, साल में एक बार मिलूंगी मैं तुमसे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हैंडपैक्ड हस्बैंड्स के ऊपर ये सब चलता है। मजे लो करो, हस्बैंड भी तो हैंडपैक्ड है, वो खुद ही धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहा, वो तुम्हें क्या डिलीवर करेगा, तो तुम भी मजे लो। लेकिन जो आदमी धर्म के रास्ते पर चल रहा है, अपने गुरु के रास्ते पर चल रहा है, सिंसियर है हस्बैंड, सिंसियर डिवोटी है, उसके साथ कभी ऐसे गेम नहीं खेलने चाहिए। आपको पता नहीं चलता है लेकिन ऐसे गेम हो जाते हैं, वहां पर पेशेंस रखना चाहिए। जो जो हस्बैंड आपको एक, आप मेरे गुरु की बेटी हो, मैं आपका ध्यान रखूंगा, अगर इस मेंटालिटी से हस्बैंड आपका ध्यान रख रहा है तो पेशेंस रखनी चाहिए। और जो एक, बस एक और ड्यूटी है वाइफ्स के लिए, श्रीमद् भागवतम 7.11.25 में आती है, स्त्रीणाम च पति देवानाम तच्छुश्रूषानुकूलता तद्बंधुष्वानुवृत्तिश्च नित्यम तद्व्रत धारणम। 4 चीजें हैं। फिजिकली सेवा करनी चाहिए, लाइक अ सर्वेंट, वाइफ्स को। हस्बैंड के प्रति फेवरेबली डिस्पोज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लो खा लो, सेवा तो आपने कर दी, सामने प्लेट लगा दी, लेकिन भाव, आपका भी भाव काफी सॉफ्ट होना चाहिए। वेल डिस्पोज टुवर्ड्स हस्बैंड्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, हस्बैंड के प्रति भी भाव अच्छा होना चाहिए, हस्बैंड की पूरी फैमिली फ्रेंड्स गेस्ट सबके प्रति भाव अच्छा होना चाहिए। सिर्फ सेवा नहीं, सेवा सेवा की भावना के साथ। और फॉलो द वाउस ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड वाइफ के बीच सबसे बड़ा झगड़ा ये रहता है, हस्बैंड के अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाइफ के अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नहीं, टेम्पल की सेवा वाइफ को अपने तरीके से करनी है, हस्बैंड को अपने तरीके से करनी है, नहीं, वाइफ को हस्बैंड को फॉलो करना चाहिए। तो हस्बैंड को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ मेरी वाइफ मुझे फॉलो कर रही है।
आई एम ऑल्सो अ टाइनी गॉड। तो उनको वो सेटिस्फेक्शन दे दो ना। वाइफ को भी चाहिए, मुझे ज्वेलरी चाहिए, मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे तो होने दो ना वो सेटिस्फेक्शन, क्या है। हाउ टू ऑनर वुमेन के अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया था। गिफ्ट्स, थ्री टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स: क्लोथ्स, गुड फूड एंड ज्वेलरी। दे शुड बी गिवन ऑन फेस्टिवल डेज। दिस इज मेंशन्ड इन मनु संहिता। ज्वेलरी, अच्छा खाना और अच्छे कपड़े। जो अच्छे फेस्टिवल्स हैं, जैसे दिवाली है, होली है, कुछ अच्छे फेस्टिवल्स हैं, उन पर गिफ्ट देना चाहिए। ये, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं लव केयर अफेक्शन दिखा रहा हूं लेकिन मैं नहीं दूंगा तो चलेगा, तो थोड़ी गड़बड़ है। आई एम सॉरी, मैंने आज 25 मिनट ज्यादा लिए हैं। बट आप में से कोई भी, अगर किसी को भी किसी तरह का दुख है, तो आप मुझे बताइए, मैं पर्सनली आपसे माफी मांगूंगा, पर्सनली आपके घर आके आपकी सेवा करूंगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो। आज के बाद कोई क्लास ऐसी आधे घंटे से लंबी नहीं होगी। बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। कंक्लूड करूंगा ये कहकर, प्रभु जी ने बोला था, 30 साल के भक्ति में मैंने एक भी फैमिली ऐसी नहीं देखी जो दुखी ना हो। तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला, बिल्कुल सही बात करी है। इसका मतलब वो सारी की सारी फैमिलीज ढंग से भक्ति के प्रिंसिपल सप्लाई ही नहीं कर रहे थे। कोई भी नहीं कर रहा था। क्योंकि भगवत गीता 9.2 क्या बोलती है? राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। This family, this devotional service, if understood properly, it is susukham, it is happy. और प्रत्यक्ष अवगमम, प्रैक्टिकली रियलाइज होती है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल रियलाइजेशन है और आप हैप्पी हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। और अगर आप हैप्पी नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया बहुत दुखी है, यहां से भागना है, भगवान के धाम जाऊंगा तभी दुखी होऊंगा। ये सब गलत अंडरस्टैंडिंग है। सही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं यहां पर भगवान की सेवा करते हुए सुखी नहीं हूं, तो मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा। हरे कृष्णा।